साथियों नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज की हमारी क्लास रहने वाली है क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन जो कि वैश्विक रूप से एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, उसके सभी एस्पेक्ट, सभी आयामों के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा जलवायु परिवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें जलवायु या क्लाइमेट क्या होता है उसको समझना होगा। तो इससे संबंधित दो शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। पहला जो शब्द मिलता है वो होता है क्लाइमेट या जलवायु, क्लाइमेट या जलवायु। और दूसरा शब्द होता है मौसम। क्या होता है? मौसम या वेदर, इंग्लिश में इसे कहा जाता है वेदर। तो क्या अंतर होता है मौसम और क्लाइमेट में या वेदर या क्लाइमेट में? तो वेदर की यदि हम बात करें, मौसम की यदि हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में यानी कम समय के दौरान जो अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं वो क्या कहलाती है? मौसम। जैसे मानसून, मानसून एक प्रकार का क्या है? मौसम है। तो वो अवधि जब क्या होती है, बरसात आती है, उसको मानसून कह दिया। दूसरा कह दिया ग्रीष्मकाल, यानी वो अवधि जिसमें किसी स्थान पर गर्मी पड़ती है होगा ग्रीष्मकाल, शीत ऋतु। तो मौसम किस पे डिपेंड करता है? एक शॉर्ट पीरियड पे डिपेंड करता है। शॉर्ट पीरियड में जो दशाएं किसी स्थान की रहती हैं, गर्मी पड़ती है तो ग्रीष्मकाल, बरसात हो गई तो मानसून, सर्दी पड़ गई तो शीत ऋतु। ये तो हो गया वहां का मौसम की हम बात करते हैं। और दूसरा होता है जलवायु। जलवायु का तात्पर्य है दीर्घकालीन रूप से उस स्थान की दशाएं किस प्रकार की रहती हैं, वो रहता है जलवायु। उसको हम कहते हैं जलवायु। जैसे हमारे यहाँ पर भारत में किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु यानी औसत तापमान यहाँ देखा जाता है। पूरे वर्ष का औसत तापमान कितना रहता है, या हम कह सकते हैं दीर्घ समय के लिए औसत तापमान कितना रहता है, उसके आधार पर क्लाइमेट को निर्धारित किया जाता है। और शॉर्ट टर्म के दौरान किस प्रकार की दशाएं रहती हैं वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। तो ये था मौसम और जलवायु में डिफरेंट। अब जैसा हमने देखा कि मौसम क्या है? दीर्घकालीन दशाएं हैं किसी स्थान की। तो यदि किसी प्रकार के परिवर्तन किसी स्थान पर होते हैं तो ये दीर्घकालीन दशाएं या क्लाइमेट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो कुछ मानवीय कारक और कुछ प्राकृतिक कारणों से किसी स्थान की जलवायु जो है वो समय के साथ में क्या हो सकती है? परिवर्तित हो सकती है। वही क्या कहलाता है? जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो जलवायु परिवर्तन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यदि किन्हीं मानवीय गतिविधियों के कारण जो वैश्विक जलवायु मतलब किसी एक स्थान की नहीं, संपूर्ण विश्व की जलवायु में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। अब जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका तात्पर्य क्या है कि संपूर्ण विश्व की जो दशाएं हैं वो क्या हो रही हैं? परिवर्तित हो रहा है। और उनमें से एक दशा जो परिवर्तित होती है वो है वैश्विक तापमान में वृद्धि। यानी जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व का जो तापमान है उसमें क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। और उसी को क्या कह देते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। टेक्निकल रूप से यदि इसे परिभाषित करें तो पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में जब वृद्धि हो जाती है तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये इमेज जो आपको दिखाई दे रही है उसमें आप देख पा रहे हैं इधर वाला भाग हरा दिखाई दे रहा है और इधर भाग सूखा दिखाई दे रहा है। तो इसका तात्पर्य है किसको इंगित करना? पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान है उसमें बढ़ोतरी को ये इमेज क्या करती है? इंगित करती है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसके कारणों के पीछे यदि हम जाएं तो कि क्यों, ऐसा कौन सा कारण है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है या वैश्विक रूप से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, उसके यदि कंसिक्वेंस को हम देखें, उसके पीछे की क्रियाविधि को हम समझने की कोशिश करें तो हम जानेंगे कि पृथ्वी पर क्या होता है? सूर्य की विकिरणें आती हैं जो कि पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीवन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो हम देखते हैं सूर्य की विकिरणें क्या आती हैं? पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य की विकिरणें पृथ्वी पर आती हैं और ये फिर क्या होती हैं? ये मान लो पृथ्वी का क्या है? धरातल है। इस धरातल से क्या होती हैं? आकर टकराती हैं। तो पहली चीज कि क्या ये सूर्य से आने वाली विकिरण धरती के तापमान को बढ़ाती हैं या पृथ्वी के वैश्विक तापमान में वृद्धि करती हैं?
तो इसका उत्तर है नो। ठीक है, सूर्य से जो सौर विकिरण आती हैं वो सौर विकिरण किसी प्रकार के तापमान में वृद्धि धरती में नहीं करती हैं। क्यों क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि सूर्य से आने वाली ये जो सौर विकिरणें होती हैं इनका तरंगदैर्घ्य होता है कम। तो अब आप कहेंगे कि तरंगदैर्घ्य कम होता है तो ये तापमान क्यों नहीं बढ़ाती हैं? ऐसा क्या कारण है कि तरंगदैर्घ्य कम है तो तापमान नहीं बढ़ाएंगी? उसका कारण ये होता है कि जब सूर्य की तरंगें, जब सौर विकिरणें जब धरती की ओर आती हैं तो ये धरती के ऊपर वायुमंडल को पार करके आती हैं। अब इस वायुमंडल में क्या नहीं होता, ऐसी क्षमता नहीं होती कि ये शॉर्ट वेवलेंथ या कम तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित कर लें। तो सूर्य से आने वाली ये विकिरणें अवशोषित नहीं होंगी, किसके द्वारा? वायुमंडल के द्वारा। कारण क्या है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है? कम है, इनका तरंगदैर्घ्य कम है। लेकिन जैसे ही ये विकिरणें क्या होती हैं, धरती से टकराती हैं, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? दूसरे प्रकार के विकिरणों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? धरातलीय विकिरण। धरातलीय विकिरण कहा जाता है। यानी सौर विकिरण जो कि सूरज से आती हैं वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए तापमान नहीं बढ़ाती हैं पृथ्वी का। लेकिन जब ये सूर्य की विकिरणें धरातल से टकराती हैं तो धरातल से टकराकर इनका स्वरूप चेंज हो जाता है, और अब ये जो विकिरणें जो कि क्या थी? शॉर्ट वेवलेंथ की थी, अब ये किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? दीर्घ दीर्घ धरातलीय विकिरणें जो बन जाती हैं इनकी तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? दीर्घ हो जाती है। अब दीर्घ तरंगदैर्घ्य की ये विकिरणें अब अवरक्त विकिरणें कहलाती हैं, अवरक्त धरातलीय विकिरण कहलाती हैं। और ये अवरक्त धरातलीय विकिरणें चूंकि इनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसलिए ये वायुमंडल में उपस्थित कुछ कणों के द्वारा क्या कर ली जाती हैं? अवशोषित कर ली जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? आई धरती पे, लेकिन धरती से वापस अंतरिक्ष में पूरी मात्रा में नहीं लौट पाती हैं। क्यों? क्योंकि धरती के वायुमंडल, धरती के आसपास उपस्थित वायुमंडल इनको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित क्यों कर लिया? क्योंकि धरातलीय विकिरणों में जब ये परिवर्तित हुई तो इनका तरंगदैर्घ्य क्या हो गया? दीर्घ हो गया, जिससे वायुमंडल में उपस्थित कुछ कणों के द्वारा ये अवशोषित हो जाती हैं, और अवशोषित होने के कारण अब पृथ्वी के सतह का क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। तो ये सारी क्रियाविधि धरती के तापमान या ग्लोबल वार्मिंग के पीछे होती है। अब पूरी ग्लोबल वार्मिंग की क्रियाविधि को यदि हम देखें तो उसमें हम पाएंगे कि पिछली स्लाइड में हम जैसा देख रहे थे कि सूर्य की विकिरणें जब धरती तक पहुंचती हैं तो बीच में एक परत आती है, ओजोन परत। ओजोन परत सामान्य एक परिचय बता दूं, ये मान लो धरातलीय सतह है, मान लो तो धरातलीय सतह से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक तो क्या होती है? जो वायुमंडल की परत होती है उसे क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल। इस समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन गैस पाई जाती है, और इस ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण ही इस मंडल को क्या बोल देते हैं? ओजोन परत बोल देते हैं। तो जब भी सूर्य की विकिरणें क्या होती हैं? किससे होकर आती हैं? अंतरिक्ष से, वायुमंडल से होते हुए धरती की सतह तक पहुंचती हैं तो उनको ओजोन परतों से गुजरना पड़ता है। अब ओजोन परत से गुजरते समय कुछ मात्रा में क्या हो जाती हैं? ये सूर्य की विकिरणें क्या हो जाती हैं? अवशोषित हो जाती हैं। और सूर्य की विकिरणों में से अल्ट्रा वायोलेट वाला जो भाग है वो इस ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है ओजोन जो परत है एक तरीके से क्या करती है? सौर विकिरणों के मार्ग में बैरियर है। तो कम मात्रा में यदि ओजोन किरणों से को पार करके सूर्य की विकिरणें कम मात्रा में धरती पर आएंगी तो इससे परावर्तित होने वाली धरातलीय विकिरणों की मात्रा भी कम हो जाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान कम रहेगा। लेकिन यदि ओजोन परत है उसको पार करके अधिक मात्रा में विकिरणें आएंगी तो पृथ्वी का तापमान अधिक मात्रा में बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के दो आयाम हमें देखने को मिलते हैं। पहला आयाम पृथ्वी के ताप बढ़ने के लिए जो उत्तरदायी है वो है ओजोन परत का क्षय। ओजोन परत का क्षय हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया सूर्य से आने वाली विकिरणें ओजोन परत को पार करके पृथ्वी के धरातल पर यहां पहुंचती हैं। तो ओजोन परत में यदि क्या हो जाएगा? क्षय हो जाए, ओजोन परत को यदि हानि पहुंच जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? ज्यादा मात्रा में अब सौर्य विकिरणें पृथ्वी तक पहुंचेंगी। ज्यादा मात्रा में सौर्य विकिरणें पृथ्वी तक पहुंचेंगी तो ज्यादा मात्रा में ही धरातलीय विकिरणें भी बनेंगी,
और ज्यादा मात्रा में जब धरातलीय विकिरणें बनेंगी तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। दूसरा जो आयाम है वो है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का। अब ये ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना है, ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैस होती हैं जो इन धरातलीय विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं, और ऐसी सभी गैसें सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसें एक प्रकार का आवरण होता है जो क्या कर लेता है, इन धरातलीय विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। तो धरातलीय विकिरणों का अधिक अवशोषण होगा यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें अधिक होंगी। अब ये ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं इसे भी आगे हम क्लास में समझने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग के दो आयाम हैं। एक तो ओजोन परत द्वारा कितनी मात्रा में सौर विकिरणें नीचे पहुंचती हैं, जो कि किससे जुड़ा है, ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षय से जुड़ा है, और दूसरा वायुमंडल में कितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उपस्थित हैं। जितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उपस्थित उतनी ही मात्रा में ज्यादा अवशोषण धरातलीय विकिरणों का, और उतनी ही मात्रा में पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि, और परिणाम क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के दो आयाम हमने यहां देखे। हमने बात की थी ग्रीन हाउस गैसों की। ग्रीन हाउस गैसें जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होती हैं, ऐसी गैस होती हैं जो क्या करती हैं, धरातलीय विकिरणों को अवशोषित कर सकती हैं। धरातलीय विकिरणें, सूर्य की किरणें आई, पृथ्वी के धरातल से टकराई, और टकराकर किस में परिवर्तित हो गई, मैंने आपको बताया किस में परिवर्तित हो जाती हैं, ये धरातलीय विकिरणों में परिवर्तित हो जाती हैं। अब ये टकराकर ये धरातलीय विकिरणें भी वापस अंतरिक्ष की तरफ जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन इनकी राह में रोड़ा अटकाती हैं ग्रीन हाउस गैसें, और ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, इन धरातलीय विकिरणों के चारों ओर, यानी पृथ्वी की सतह के चारों ओर क्या बना लेती हैं, एक आवरण बना देती हैं, और इस आवरण को पार करके धरातलीय विकिरणें निकल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इस आवरण में क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, किसको, धरातलीय विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। इन गैसों की यदि हम सूची बनाएं, ठीक है, तो उस सूची में पहला नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। जलवाष्प भी इस प्रकार का कार्य करती है, जलवाष्प भी इन धरातलीय विकिरणों को अवशोषित करती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सभी ऐसी गैसें हैं जो धरातलीय विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं, इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैसें कहा गया है, ग्रीन हाउस गैसेस रखा गया है। ठीक है, अब इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। हरित ग्रह प्रभाव का तात्पर्य क्या हुआ, इन ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना देना, जिससे पृथ्वी के जो धरातल है उसके आसपास, पृथ्वी की सतह के आसपास का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी को क्या कह दिया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कह दिया जाता है। ये थी ग्रीन हाउस गैसें और ग्रीन हाउस प्रभाव। अब बात करेंगे ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कितना कितना है, और दूसरा टर्म यहां हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। दो शब्द, एक तो किस गैस का कितना योगदान ग्लोबल वार्मिंग में है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान बढ़ाने में, तो ग्रीन हाउस गैसों का, कौन सी गैस का कितना योगदान ग्लोबल वार्मिंग में है, उसकी यदि बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान है CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में वो उत्तरदायी गैस है जिससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, या हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज और जो व्हीकल हैं उनसे CO2 उत्सर्जित होती है, और ये CO2 धरती के चारों ओर आवरण बना लेती है, निकलने नहीं देती धरातलीय विकिरणों को, और सबसे ज़्यादा योगदान देती है ग्लोबल वार्मिंग में। दूसरी जो गैस आती है इस मामले में वो है CH4 या मीथेन, और तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये तो बात हुई योगदान की। दूसरा टर्म है पोटेंशियल, कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को दर्शाती है, यानी कि किसी गैस की, किसी ग्रीन हाउस गैस की धरातलीय विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहलाती है। और ये पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है, कोई गैस कितनी देर तक क्या रहती है, वातावरण में रहती है।
यदि कोई ग्रीन हाउस गैस जिसे शॉर्ट में हम ग्रीन हाउस गैस GHG लिखा, ज्यादा समय तक रहेगी, ज्यादा समय तक क्या रहेगी, वायुमंडल में रहेगी, तो वो ज्यादा मात्रा में धरातलीय विकिरणों का क्या करेगी, अवशोषित करेगी। तो उसकी क्षमता क्या बढ़ाने की, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने की ज्यादा होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो क्षमता है, जिसको क्या काम है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहा, वो किस पर निर्भर करता है कि कोई गैस कितनी देर तक वायुमंडल में रहती है। ज्यादा देर तक रहेगी उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होगी, जो कम देर रहेगी उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम होगी। क्रम की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की जो पोटेंशियल होती है वो SF6। योगदान तो देखिए CO2 का सबसे ज्यादा था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो CO2 का सबसे कम है, क्योंकि वो सबसे कम समय तक वायुमंडल में रहती है। इसी प्रकार अगला क्रम है परफ्लोरोकार्बन का, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, फिर उसके बाद में N2O, फिर मीथेन और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्रम है किसका, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का, कि किस गैस का कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है कि कितने समय तक कोई गैस वायुमंडल में रहती है। तो आप देखेंगे CO2 केवल 1 साल के लिए ही क्या रहती है, वायुमंडल में रहती है। मीथेन 23 साल के लिए, N2O 296 साल के लिए, 100 ईयर में क्या बताया है, ये 100 ईयर में कितना इसके द्वारा प्रदूषण जो है या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो दर्शाया जाता है। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो मात्रा आती है वो किसकी आती है, 22,200 वैल्यू आती है, वो किसकी आती है, SF6 की। इसीलिए इसका ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है। ये था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और दूसरा हमने देखा कि किस किस गैस का कितना योगदान किस में है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में या पृथ्वी के सतह के तापमान का बढ़ोतरी में है। ग्रीन हाउस गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं जो धरातलीय विकिरणों का अवशोषण करके क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को बढ़ाते हैं या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। उनमें से सबसे पहला है ब्लैक कार्बन, या जिसे सूट भी बोला जाता है। और ये जो ब्लैक कार्बन या सूट निर्मित होता है, ये किससे निर्मित होता है, किसी भी ईंधन का यदि अपूर्ण दहन होता है, देखिए इस प्रकार का धुआं निकलता है गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से, तो उसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण दहन बोलते हैं। और ये अपूर्ण दहन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ब्लैक कार्बन, या उन्हें सूट भी कहा जाता है। और ये धरातलीय विकिरणों को अंतरिक्ष में नहीं लौटने देते, अर्थात उनका क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे जैसे अवशोषण की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा इस प्रकार का मटेरियल है ब्राउन कार्बन, या इसे हुलीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये मुख्यतः जो फसल होती है उस फसल के जलने से बनता है। जैसा हम देखते हैं पराली के जलने से क्या हो जाता है, तापमान उन क्षेत्रों का बढ़ जाता है। तो फसल या वृक्षों के जलने से ब्राउन कार्बन या हुलीज उत्पन्न होता है। ये भी धरातलीय विकिरणों के अवशोषण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य एब्जॉर्बर या अवशोषक भी होते हैं जो धरातलीय विकिरणों को अंतरिक्ष में नहीं लौटने देते और क्या करते हैं, उनको अवशोषण करके पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग में क्या देते हैं, योगदान देते हैं। इसके अलावा कुछ मटेरियल क्लाइमेट फोर्सिंग दर्शाते हैं। तो क्लाइमेट फोर्सिंग का तात्पर्य है कोई भी अवयव यदि ऐसी क्षमता रखता है कि वो क्लाइमेट अर्थात वातावरण का तापमान घटा दे या बढ़ा दे, यानी तापमान को घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है। तो इस आधार पर दो प्रकार की क्लाइमेट फोर्सिंग होती है। तो क्लाइमेट फोर्सिंग की यदि डेफिनेशन देखें तो क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है, ऐसा कोई भी कारक जो वायुमंडल का क्या कर दे, ताप या तो बढ़ा दे या घटा दे। पहला प्रकार है धनात्मक क्लाइमेट फोर्सिंग, पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। इसके अंतर्गत किसी कारक द्वारा पृथ्वी के तापमान को क्या कर दिया जाता है, वायुमंडल के तापमान को बढ़ा दिया जाता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसें और कुछ एब्जॉर्बर जो हमने देखे धरातलीय विकिरणों का अवशोषण करके बढ़ा देते हैं किसका तापमान, वायुमंडल का। दूसरे प्रकार की जो होती है क्लाइमेट फोर्सिंग, उसे नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग कहते हैं। इसके द्वारा पृथ्वी की सतह का आसपास अर्थात वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसी क्रियाविधि है ज्वालामुखी राख, जब कोई ज्वालामुखी फटता है उससे राख उत्पन्न होती है, तो वो पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान क्या कर देती है, कम कर देती है। इसी प्रकार एरोसोल जो होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, पृथ्वी की सतह का तापमान कम करते हैं। तो ये था क्लाइमेट फोर्सिंग, जिसके कारण पृथ्वी का सतह के आसपास अर्थात वायुमंडल का तापमान कम या ज्यादा हो सकता है। एक आयाम की हम बात कर चुके ग्लोबल वार्मिंग के तहत, जिसके अंतर्गत हमने बात की किसकी,
ग्रीन हाउस गैसेस की और ग्रीन हाउस प्रभाव की। दूसरा जो आयाम है उसका ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज का, वो था ओजोन क्षय या ओजोन डिप्लीशन। हमने देखा था कि सूर्य की जो विकिरणें हैं वो विकिरणें पृथ्वी पर पहुंचने से पहले समताप मंडल में स्थित ओजोन लेयर से क्या होती हैं, गुजरती हैं। यदि ये ओजोन लेयर क्या होगी, कमजोर होगी या इसका क्षय हो जाएगा तो अधिक मात्रा में सूर्य की विकिरणें क्या होंगी, पृथ्वी तक पहुंचेंगी। तो ओजोन परत कहाँ होती है, सबसे पहली चीज तो समताप मंडल में होती है, और ये सूर्य की विकिरण में से जो यूवी रेज वाला हिस्सा है उसको धरती पर आने से रोकती है। लेकिन यदि इस ओजोन परत का डिप्लीशन हो जाए, क्षय हो जाए, या इसको हानि किसी प्रकार से पहुंच जाती है, तो अब ज्यादा मात्रा में सूर्य विकिरणें क्या होंगी या अल्ट्रावायलेट जो रेज होंगी वो नीचे आएंगी, और इस ओजोन परत का जो क्षय किया जाता है वो कुछ प्रदूषकों द्वारा किया जाता है, और उनमें से जो प्रमुख प्रदूषक है वो है क्लोरीन। तो ओजोन परत का जो क्षय होता है वो क्लोरीन के परमाणु के द्वारा होता है। अब ये क्लोरीन का परमाणु वायुमंडल में आता कहाँ से है, ये कुछ प्रदूषकों से आता है। तो कुछ प्रदूषक जो कि क्लोरीन को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं वो क्या करते हैं, ओजोन परत का क्षय करते हैं, और ओजोन परत के क्षय को क्या बोल देते हैं, ओजोन क्षय या ओजोन डिप्लीशन बोल देते हैं। और वो किस प्रकार से होता है, ओजोन परत में जो गैस होती है वो होती है ओजोन, जिसे क्या बोला जाता है, O3 बोला जाता है। इस O3 से मुक्त क्लोरीन परमाणु क्रिया करके इस O3 अणु को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और इस प्रकार से ओजोन परत में ओजोन परमाणु अणुओं के टूटने से ओजोन परत का क्षय होने लग जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये सारा जो उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है मुक्त क्लोरीन या क्लोरीन का परमाणु। अब प्रश्न उठता है ये क्लोरीन का परमाणु कहाँ से आता है, तो क्लोरीन का परमाणु कुछ प्रदूषकों से आता है, और ये प्रदूषक क्या कहलाते हैं, ओजोन परत क्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं, और इनका स्रोत होता है कुछ उपकरण और धरती पर मौजूद कुछ रसायन जो कि क्या करते हैं, मुक्त क्लोरीन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और कारक है जो ओजोन परत के क्षय को अंजाम देता है, और वो है ध्रुवीय समतापीय बादल, या इन बादलों को क्या बोला जाता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोला जाता है। और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो धरती का उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमें देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं दोनों ही प्रकार के आयामों को कि किस प्रकार से ये ओजोन परत का क्षय करते हैं। पहला हमने कुछ उपकरण और कुछ रसायनों को देखा था। इन उपकरण और रसायन जिनमें फ्रिज, रॉकेट के ईंधन, अग्निशमन यंत्र आते हैं, इनके द्वारा कुछ प्रदूषकों का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। उन प्रदूषकों में से है N2O, हेलोन। हेलोन जो कि जितने भी ऐसे उत्पाद जिनमें ब्रोमीन नाम का तत्व होता है, ब्रोमीन नाम का तत्व होता है, उसे क्या कह देते हैं, हेलोन कह देते हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा H2SO4, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी के सभी प्रदूषक ऐसे प्रदूषक हैं जो किसको अंजाम देते हैं, ओजोन परत क्षय को अंजाम देते हैं। कैसे देते हैं, ये रसायन, ये उपकरण, इन उपकरणों से निकले हुए ये वाले रसायन कहाँ पहुंच जाते हैं, समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। और समताप मंडल में आपको पता है कौन सी गैस है, ओजोन गैस है, और उस ओजोन गैस में क्या है, ओजोन का अणु है। ये ओजोन के अणु से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य जितने भी प्रदूषक जो क्या कर सकते हैं, क्लोरीन अणु को उत्पादित कर सकते हैं, वो समताप मंडल में जाकर क्लोरीन अणु बनाते हैं। और अब ये क्लोरीन अणु ओजोन से क्रिया करके ClO और O2 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ओजोन परत क्या हो जाती है, ओजोन अणु टूट जाता है, और ओजोन परत में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, उसका अवक्षय हो जाता है। दूसरा कारक जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का हमने देखा था वो था मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, जिसे ध्रुवीय समतापीय बादल कहा जाता है। और ये ध्रुवीय समतापीय बादल, जैसा मैंने आपको बताया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव में उसको क्या बोल दिया जाता है, उत्तरी ध्रुव में जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक, और दक्षिणी ध्रुव में जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक। दोनों ही क्षेत्रों में हम देखते हैं बहुत ज्यादा क्या होती है, ठंड होती है, और बहुत ज्यादा ठंड के कारण
एक विशेष प्रकार के बादल समताप मंडल के स्तर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में बनते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या ध्रुवीय समतापीय बादल कहा जाता है। इन ध्रुवीय समतापीय बादलों की विशेषता क्या होती है कि इन बादलों में नाइट्रिक अम्ल और मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और मीथेन पाया जाता है। ये जो नाइट्रिक अम्ल जो कि इन बादलों में उपस्थित होता है, इन बादलों में क्या होता है? उपस्थित होता है, वो किससे क्रिया कर लेता है? ClONO2 से क्रिया कर लेता है और क्या बना देता है? क्लोरीन अणु। ध्यान रखना, क्या बनाता है? क्लोरीन अणु। और क्लोरीन अणु की जो पोटेंशियल होती है वो ज्यादा होती है। पोटेंशियल मतलब ये ज्यादा समय तक टिका रहता है, कहां पर? समताप मंडल में। और धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे ये क्या करता रहता है? क्लोरीन अणु परमाणु जो है उनको मुक्त करता रहता है। और ये क्लोरीन परमाणु, जैसा हमने देखा था कि क्लोरीन परमाणु ओजोन परत को तोड़ता रहता है। इस प्रकार से ज्यादा समय तक इन बादलों में क्लोरीन अणु, क्लोरीन परमाणु उपलब्ध कराता रहता है, जिससे ज्यादा समय तक ओजोन क्षय इस परतों में, किसमें? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र की परतों में चलता रहता है। इसलिए ध्रुव समतापीय बादल जो क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा मात्रा में क्या होता है? ओजोन परत का क्षय होता है। यही कारण है कि हमारा जो उत्तरी ध्रुव है यानी आर्कटिक का जो क्षेत्र है वहां पर हमें एक छेद देखने को मिलता है। किसमें? ओजोन परत में। और इसी प्रकार का जो छेद है वो दक्षिण ध्रुव में देखने को मिलता है। लेकिन ओजोन परत का जो ये छेद है जो कि दक्षिण ध्रुव की तरफ है, अंटार्कटिका की तरफ है, वो अपेक्षाकृत साइज में बड़ा होता है। यानी ओजोन परत का क्षय दक्षिण ध्रुव के पास अधिक होता है। इसीलिए इसको तो क्या बोल देते हैं? ओजोन होल। और जो उत्तर में छोटा छेद होता है, किसमें? समताप मंडल में या ओजोन परत में, उसको क्या बोल देते हैं? ओजोन डेंट। अब ये ओजोन डेंट और होल में साइज छोटा और बड़ा क्यों होता है, आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। एक हमने बात की ओजोन डेंट की और दूसरा हमने देखा ओजोन होल। ओजोन डेंट क्या होता है? एक छोटा छेद जो कि ओजोन परत में होता है, समतापीय बादलों के कारण बनता है। कहां बनता है? उत्तरी ध्रुव की तरफ बनता है। इसका आकार में छोटा होने का कारण क्या है कि उत्तरी ध्रुव की तरफ क्या है? पृथ्वी पर धरातल अधिक है। पृथ्वी पर धरातल अधिक है। धरातल अधिक होने के कारण यहां तापमान दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा कुछ अधिक रहता है, क्योंकि धरातल जल्दी गर्म हो जाता है। यही कारण है कि यहां तापमान कम, तापमान अपेक्षाकृत अधिक, दक्षिण ध्रुव की अपेक्षाकृत अधिक, तो यहां कम मात्रा में, अपेक्षाकृत कम मात्रा में समतापीय बादल बनते हैं। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कम मात्रा में बनते हैं दक्षिण ध्रुव की अपेक्षा। यही कारण है, हम कह सकते हैं कि दक्षिण में क्या है? ओजोन होल, जबकि उत्तर में क्या है? ओजोन डेंट है। ये कारण थे ओजोन होल और ओजोन डेंट। कारण हमने देख लिया। अंटार्कटिक क्षेत्र में ठंड ज्यादा है, ठंड ज्यादा होती तो यहाँ पे क्या होंगे? अधिक मात्रा में समतापीय ध्रुवीय बादल बनेंगे। अधिक मात्रा में बादल बने तो अधिक मुक्त क्लोरीन वहां पर उपस्थित होगा। अधिक मुक्त क्लोरीन उपस्थित होगा तो ज्यादा मात्रा में ओजोन का क्षय यहाँ होगा और बड़े आकार का छेद हमें ओजोन परत में देखने को मिलेगा। ये थी ओजोन परत के क्षय की बात कि किस प्रकार से दक्षिण और उत्तरी ध्रुव पर ओजोन परत का क्षय हमें देखने को मिलता है और अलग अलग नाम इनको दिए जाते हैं, एक को ओजोन डेंट और एक को ओजोन होल। अब बात करते हैं कि यदि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा गया, ओजोन परत में छिद्र हो गया, तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो जैसा हमने देखा है कि ओजोन परत से होकर ही सूर्य की विकिरणें धरती तक पहुंचती हैं और ओजोन परत ही वो परत है जो उत्तरदायी होती है किसके लिए? अल्ट्रावायोलेट जो रेज होती हैं सूर्य की किरणों में, उनके अवशोषण के लिए। तो क्या होगा? अल्ट्रावायोलेट बी प्रकार की जो विकिरणें हैं वो ज्यादा मात्रा में धरती तक पहुंचेंगी यदि ओजोन परत का क्या हो गया? क्षय हो गया। और इन अल्ट्रावायलेट विकिरणों के प्रभाव से धरती पर नेत्र संबंधी रोग लोगों में देखने को मिलेंगे, त्वचा कैंसर देखने को मिल सकता है। और जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके लार्वा परिवर्धन की जो दर है, लार्वा परिवर्धन की जो दर है वो क्या हो जाती है? बदल सकती है। किसके कारण? ओजोन परत में क्षय होने से अल्ट्रावायलेट किरणों की मात्रा बढ़ जाने के कारण। इसी प्रकार अल्ट्रावायलेट विकिरणों के कारण धरती पर प्रत्येक पदार्थ की अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। इसके अलावा फोटोग्रेडेशन हो सकता है। फोटोग्रेडेशन क्या होता है? सूर्य की विकिरणों के कारण जो बड़े बहुलक पदार्थ हैं, ऐसे बहुलक मतलब ऐसे पदार्थ जो छोटे छोटे
छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने हैं, वो इकाइयां आपस में टूट सकती हैं, विखंडित हो सकती हैं। तो बहुलकों का विखंडन यहाँ हमें देखने को मिल सकता है। किसके कारण? ओजोन परत की क्षय हो जाने के कारण। ये थे ओजोन परत की क्षय के परिणाम। अब ओजोन परत का क्षय हो रहा है एक तरफ तो, और एक तरफ हम क्या देख रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसों का क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है। जिससे क्या होगा? ओजोन परत क्षय के कारण ज्यादा मात्रा में सूर्य विकिरणें पहुंच रही हैं, और ज्यादा मात्रा में सूर्य विकिरणें होने के कारण धरातलीय विकिरणों की संख्या बढ़ गई। धरातलीय विकिरणों की संख्या तो बढ़ी बढ़ी है, साथ में उनको अवशोषित करने वाले अणु अर्थात ग्रीन हाउस गैसों की भी संख्या बढ़ गई। तो ज्यादा मात्रा में अब हमें क्या देखने को मिलेगा? तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अधिक मात्रा में होगी। अधिक मात्रा में होगी, इसका तात्पर्य क्या है? तापमान जो है पृथ्वी का ज्यादा बढ़ेगा। अब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, उसका परिणाम क्या होगा? जो ध्रुव हैं, शीतोष्ण कटिबंध या ध्रुवीय जो इलाके हैं पृथ्वी के, वहां पर क्या रहती है? बर्फ। अब तापमान बढ़ गया तो वो बर्फ क्या करना करेगी? पिघलना चालू करेगी। बर्फ पिघलना चालू करेगी तो वो ध्रुवीय क्षेत्रों से किस तरफ आएगी? विषुवत रेखीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंध की तरफ आएगी। देखिए ये पृथ्वी के ये नॉर्थ और साउथ पोल, यहां से यदि क्या हो गया? बर्फ पिघलेगी तो वो किस तरफ जाना चालू करेगी? इस तरफ विषुवत रेखा की तरफ जाना चालू करेगी बह के पानी के रूप में। तो ये विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उन उष्ण कटिबंधों में तो जल का स्तर बढ़ जाएगा, और यहां पर बर्फ पिघलने से बर्फ की जगह अब हमें क्या दिखाई देने लगेगा? धरातल दिखाई देने लगेगा, पृथ्वी की सतह दिखाई देने लगेगी। तो जहां पहले बर्फ था वहां पे धरातलीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में धरातल की मात्रा में कमी आ जाएगी, क्योंकि पहले जहां धरातल था वहां पर अब पानी आ जाएगा। कहां से आया ये पानी? बर्फ के पिघलने से। तो धरातल शीतोष्ण कटिबंध में तो बढ़ गया, बढ़ जाने के कारण यहां तो फसल उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि धरातल उपलब्ध भूमि बढ़ गई और यहां उपलब्ध भूमि कम हो गई, तो यहां क्या हो जाएगा? फसल उत्पादन घट जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग से उत्पादकता का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में, और जल के स्तर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार समुद्रों में लवण की जो मात्रा है, लवणता जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि लवणता सीधे रूप से समानुपाती है किसके साथ? ताप के साथ। तो ताप बढ़ने से जैसे ही पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ेगा, वैसे ही समुद्रों की लवणता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मरुस्थलीकरण में क्या होती है? वृद्धि होती है। मरुस्थलीकरण में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी। तापमान में बढ़ोतरी होगी तो ऐसे ज्यादा मात्रा में क्षेत्र में देखने को मिलेंगे जहां अधिक सूखा, अधिक तापमान है, इसलिए वनस्पति वहां नहीं पनपती है। वनस्पति नहीं होगी तो क्या होगा? मरुस्थलीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार वर्षा का प्रारूप बदल जाता है, जैसा कि आप इन दिनों देख रहे हैं। वर्षा का प्रारूप इस प्रकार से बदला है कि जहां ज्यादा मात्रा में बरसात होती वहां कम होने लगी, कम मात्रा में बरसात होती थी वहां ज्यादा होने लगी। ये सब किसका परिणाम है? ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम के रूप में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है, वो अलग अलग तरीके से अब क्या करने लग गया? होने लग गया। पहले जहां तापमान ज्यादा होता था वहां अब हो सकता है कम होने लग गया, कम की जगह ज्यादा होने लग गया। इन सभी चेंजेस के कारण वर्षा का जो वितरण है वो भी धरातल पर बदल जाता है। तो ये थे कुछ ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम के किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के पीछे हमने जो मुख्य कारण देखा वो था ग्रीन हाउस गैस। कौन सा? ग्रीन हाउस गैस, जिसे हमने कहा ग्रीन हाउस गैस, GHG जिन्हें शॉर्ट में हमने कहा। अब ये ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख जो गैस है वो कौन सी है? CO2। सबसे ज्यादा योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में इसका। अब ये जो CO2 अर्थात कार्बन है, उसका उत्पादन, कितना उत्पादन उसका हो रहा है, कितना उत्सर्जन उसका हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है सीधा सीधा क्या? ग्लोबल वार्मिंग। तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं अपनाई गई। उसमें से पहली व्यवस्था थी कार्बन क्रेडिट, यानी प्रयास ये किए गए कि कम से कम मात्रा में CO2 का प्रोडक्शन हो। उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं प्रकाश में आई। पहला था उनमें से कार्बन क्रेडिट, दूसरा कार्बन ऑफसेटिंग और तीसरा कार्बन टैक्स। आइए एक एक करके तीनों ही कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का तात्पर्य क्या है कि ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसी यूनिट जो CO2 क्या क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, CO2 की क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। उन उत्सर्जन करने वाली इकाइयों के लिए क्या रखा जाए? एक थ्रेशोल्ड रख दिया जाए, एक ऊपरी सीमा रख दी जाए। क्या ऊपरी सीमा? किसकी? CO2 के उत्सर्जन करने की। ठीक है, CO2 के उत्सर्जन की ऊपरी सीमा रख दी। उस ऊपरी सीमा से नीचे, यानी जैसे मान लो ऐसी सीमा निर्धारित की गई कि 100 टन
ही क्या कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसी यूनिट द्वारा किया जा सकता है। अब मान लो कोई यूनिट है, उसने 100 टन की जगह क्या दिया, 80 टन ही CO2 का उत्पादन किया, तो ऐसे उद्योगों को, ऐसी इकाइयों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और इस सर्टिफिकेट के आधार पर ये उद्योग क्या कर सकते हैं, क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अब मान लो कोई यूनिट है, उसने क्या कर दिया, 120 टन का क्या कर दिया, उत्पादन कर दिया, 120 टन CO2 का उत्पादन कर दिया। अब इस 120 टन वाली यूनिट ने 100 की ऊपरी सीमा को पार कर दिया, यानी 20 टन इसने एक्स्ट्रा क्या किए हैं, उत्पादित किए हैं। तो इनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी कि ये 20 टन जो इन्होंने एक्स्ट्रा करे हैं, इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, 20 टन का एक सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। किससे? जिसने 20 टन कम उत्पादित किया है। तो ये 80 वाले से ये 20 टन का सर्टिफिकेट खरीदेगा और इस सर्टिफिकेट के बदले में इसको क्या दे देगा, पैसा दे देगा, क्रेडिट दे देगा। तो इस प्रकार से निर्धारित मानक से कम उत्सर्जन करने पर जब क्रेडिट प्राप्त होता है या पैसे प्राप्त होते हैं किसी संस्था को, तो उसे कार्बन क्रेडिट कह दिया जाता है। यह था पहला कॉन्सेप्ट, कार्बन क्रेडिट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कार्बन ऑफसेटिंग। ठीक है, कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, मान लो एक कंपनी है ए, ठीक है, अब ये कंपनी ए दो जगह पर अपना कार्य करती है, दो जगह इसकी यूनिट हैं, ठीक है, एक मान लो कहाँ है, एक्स जगह पर और एक वाई शहर में। अब इस एक्स और वाई शहर में इसने क्या किया, एक जगह इसने क्या कर दिया, 100 टन मान लो अधिकतम उत्पादन की सीमा CO2 की रखी गई, यहां तो इसने क्या किया, 100 टन की जगह क्या किया, 80 टन उत्पादित किया, और दूसरी जगह क्या हो गया, 120 टन क्या कर दिया, उत्पादन CO2 का करा है। लेकिन इसका लेवल 100 मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा? क्योंकि इसने एक जगह क्या कर दिया, उत्सर्जन कम करा है, तो उस जगह उत्सर्जन कम के बदले इसको एक क्रेडिट सुविधा प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, वो उसको बैलेंस कर सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का एक स्थान पर उत्सर्जन कम करने पर दूसरी स्थान पर यदि किसी व्यक्ति को क्रेडिट प्राप्त हो जाता है, किसी यूनिट को क्रेडिट प्राप्त हो जाता है, तो उसे क्या बोल देते हैं, कार्बन ऑफसेटिंग कह दिया जाता है। और तीसरा है कार्बन टैक्स, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यदि ज्यादा मात्रा में कोई यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, तो उस पर क्या लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए। और यदि कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसी यूनिट है जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड पर उत्सर्जन पर नियंत्रण रखते हुए निरंतर उसे कम लेके आती है, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए। ये थे 3 कॉन्सेप्ट जिनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड या यूं कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नकेल रखने की या उन्हें कम करने की कोशिश की जाती है। तीनों के ही कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार का एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रयास जो इस दिशा में हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है, UNFCC के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, UNFCC। फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर से देखें इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार की संधि है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संधि है। सबसे पहली चीज तो UNFCC क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि है, यानी बहुत सारे देशों ने मिलकर एक संधि की है। किस चीज के लिए की है, क्लाइमेट चेंज, यानी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं, उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब ये संधि कैसी है, अबाध्यकारी। सबसे प्रमुख आपको बिंदु याद रखना है कि ये संधि कैसी है, नॉन बाइंडिंग है, अबाध्यकारी है, यानी सदस्य देशों पर कोई बाध्यता लागू नहीं करनी कि आपको इतना उत्सर्जन कम करना है, केवल सलाह देती है, बाध्यकारी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संधि है, अबाध्यकारी है। उद्देश्य क्या है कि जो भी इस संधि के सदस्य देश हैं वो अपने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है उसमें कटौती करें, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं दिए गए कि कितनी कटौती करनी है। सिर्फ क्या किया गया है, सलाहकारी प्रवृत्ति इसकी बनाई गई है और अबाध्यकारी लक्ष्य है, यानी यदि कोई लक्ष्य निर्धारित भी किया जाए तो वो प्राप्त करना न करना स्वविवेक पर निर्भर करता है, सदस्यों पर किसी प्रकार का बाध्यकारी कदम इस संधि के अंतर्गत नहीं उठाया जाता है। और इस संधि की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो 1992 के वर्ष में हुई थी। 1992 का जो वर्ष था, उस वर्ष में एक सम्मेलन रखा गया सभी देशों का कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, और उस सम्मेलन का नाम था पृथ्वी सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नाम की जगह पे हुआ था। तो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। वहां से निकलकर कॉन्सेप्ट किसका आता है, UNFCC का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है।
सबसे पहले 1992 में विचार करने के लिए देश इकट्ठा हुए कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोका जाए, ग्रीन हाउस गैसेस में क्या करा जाए, कमी की जाए। और 1992 में जितने भी देश इस उद्देश्य के साथ में इस पृथ्वी सम्मेलन में शामिल हुए थे, उन देशों को पार्टीज के नाम से जाना गया और इस पूरी व्यवस्था को क्या कहा गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें पार्टीज कौन होगी, जो भी देश इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है। तो UNFCCC की जितने भी सम्मेलन हैं उनको आगे किस नाम से जाना गया, स्कोप के नाम से जाना गया। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत ने इस संधि पर 1992 में ही क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन रेटिफाई नहीं किया था, इसकी पुष्टि नहीं की थी। संधि की पुष्टि इन्होंने कब की, भारत ने 1993 में की थी, हस्ताक्षर 1992 में ही कर दिए गए थे। अब पृथ्वी सम्मेलन से जो निकल कर आई संस्था UNFCCC, उसके हेडक्वार्टर की यदि बात करें, मुख्यालय की यदि बात करें तो इसका मुख्यालय है बून, जर्मनी में। तो ध्यान रखना है, अलग अलग रियो डी जेनेरियो और बून, जर्मनी में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, कंफ्यूज आपको हो सकता है। 1992 में तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और उससे आधारशिला रखी गई थी किसकी, UNFCCC संस्था की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बून, जर्मनी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये एक संक्षिप्त परिचय हमने यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का क्या किया, प्राप्त किया, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी जड़ कहाँ मिलती है हमें, पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। अब जैसा मैंने आपको बताया, इस सम्मेलन में जो भी देश हिस्सा लेते हैं उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कह दिया जाता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है और पृथ्वी सम्मेलन में सभी लोग डिसाइड करते हैं कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करे, और उस संस्था का गठन किया गया UNFCCC के रूप में। और इस UNFCCC की प्रतिवर्ष अब क्या हो गई, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग आयोजित होना चालू हो गई, और उस मीटिंग को क्या कहा जाता है, COP। क्या कहा जाता है, COP। पहली ऐसी मीटिंग जो होती है वो 1995 में होती है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी सम्मेलन UNFCCC का COP नहीं था, पृथ्वी सम्मेलन क्या था, पृथ्वी सम्मेलन जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए देश इकट्ठा हुए, वो पहला सम्मेलन था। लेकिन कोप के रूप में पहला सम्मेलन कब हुआ, कोप 1 के रूप में 1995 में, और वो हुआ था बर्लिन, जर्मनी में। पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी UNFCCC के तहत। उसके बाद प्रमुख कुछ अन्य कोप की हम बात करेंगे, सभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की हम बात नहीं करेंगे, केवल ऐसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या ऐसी मीटिंग्स की हम बात करेंगे जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में। इसी प्रकार का एक कोप आयोजित हुआ, कोप 3 के नाम से 1997 में क्योटो, जापान में ये क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रोटोकॉल यहाँ पे बने थे, जिन्हें क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होते हैं इसको आगे हम समझने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, कोप 3 में सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल बने थे 1997 में। क्योटो नाम के स्थान पर जापान में ये हुआ था, इसलिए इनको क्योटो प्रोटोकॉल बोल दिया गया। फिर कोप 11 जो होती है वो 2005 में होती है, मॉन्ट्रियल कनाडा में होती है, और ये कोप 11 के साथ साथ में पहली CMP भी होती है। अब ये CMP क्या है, CMP का तात्पर्य है कोप सर्विंग एज मीटिंग ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल के पश्चात, क्योटो प्रोटोकॉल के पश्चात सबसे पहला जो डिसीजन किया गया वो ये किया गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल को कब से लागू किया जाएगा, 2005 से लागू किया जाएगा। तो 2005 के पश्चात ऐसे सभी देश जो क्योटो प्रोटोकॉल को क्या कर चुके थे, मान चुके थे, जब भी वापस से इकट्ठा होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, पहली CMP या कोप सर्विंग एज मीटिंग ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल, CMP के रूप से जाना जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल जब से लागू होना था वो वर्ष कौन सा था, 2005 में। तो 2005 में ये मेंबर जब वापस से मिले तो उसको कोप 11 के नाम से तो जाना ही गया, साथ ही साथ वहां पे CMP 1 भी होती है, अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने वाले देश भी अब वापस में मिलते हैं, उसे CMP 1 के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे कोप होती गई वैसे वैसे ये क्योटो प्रोटोकॉल वाले देश भी आपस में मिलते रहे और उनको CMP नाम से जाना जाता रहा। इसी प्रकार का कोप 15 जब होता है तो CMP 5 होता है, 2009 में होता है, कोपनहेगन डेनमार्क में ये होता है। कोप 16 CMP 6 के साथ होता है, 2010 में होता है, कानकुन मैक्सिको में होता है। और एक विशेष चीज यहाँ निकल कर आती है वो होता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। उसके बाद में कोप 17 CMP 7 साथ साथ 2011 में होते हैं, डरबन साउथ अफ्रीका में होता है। और यहाँ निकल कर आता है एक नया कॉन्सेप्ट QELRO,
RO क्यूलेरो नाम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। उसके बाद में COP 18 CMP 8 साथ साथ होता है 2012 में दोहा कतर में होता है। और दूसरी अवधि यहाँ पर चालू होती है किसकी, क्योटो की, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 2005 में लागू हुआ था, उसकी द्वितीय अवधि अब कब से चालू होती है, 2012 से चालू होती है, क्योंकि 2012 में पहली अवधि खत्म हो चुकी थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल की पहली अवधि कितनी थी, 2005 से लेके 2012। 2012 में डरबन में दोहा कतर में पुनः कोप का सम्मेलन होता है और नई अवधि जिसे क्योटो सेकंड के नाम से जाना जाता है वो क्या होती है, प्रारंभ होती है किसकी, क्योटो प्रोटोकॉल की। नेक्स्ट इस प्रकार की कोप होती है वो कोप 19 कहलाती है, जो कि CMP 9 नाम से भी जाना जाती है। 2013 में वर्साय पोलैंड में होती है और यहाँ नया कॉन्सेप्ट REED के रूप में निकल कर आता है। उसके बाद जो कि क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ये RED कॉन्सेप्ट डिफॉरेस्टेशन और पुअर्टी एलिवेशन यानी गरीबी हटाने और फॉरेस्टेशन या वनीकरण को बढ़ाने के कॉन्सेप्ट के रूप में ये निकल कर आता है। कब, COP 19 में। उसके बाद COP 21 में CMP 11 भी साथ साथ होती है, 2015 में होती है और पेरिस फ्रांस में होती है। और यहाँ पुनः पेरिस लक्ष्य रखे जाते हैं। पेरिस लक्ष्य भी क्या है, क्योटो के बाद में महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, इनकी भी अलग से हम चर्चा आगे क्लास में करने वाले हैं। उसके बाद में COP 22 CMP 12 और CMA 1 भी यहाँ साथ में होता है। अब तक CMP हो रही थी, अब दूसरा क्या हो गया, पहली बार CMA 1 भी होता है। पहला CMA होता है, CMA का तात्पर्य है कोप सर्विंग एज मीटिंग ऑफ पार्टीज टू पेरिस एग्रीमेंट। जैसा हमने देखा था पहले क्योटो प्रोटोकॉल के जो मेंबर वापस मिल रहे थे तो उसको किस नाम से जाना गया था, CMP नाम से। इसी तरह ये पेरिस लक्ष्य को स्वीकार करने वाले जो मेंबर अब आगे मिलेंगे तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, CMA के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसी पहली मीटिंग होती है कब, 2016 में मराकेश मोरक्को नाम के स्थान पर। और ये पहला CMA होता है। पहला CMA मतलब पेरिस क्लाइमेट निर्धारित करने के बाद में पहली बार ये पार्टी क्या मिलती हैं, आपस में मिलती हैं। उसके बाद से COP 13, अब क्या होगा, CMP भी होगा CMA भी होगा, 2017 में होता है, बून जर्मनी में ये होता है। उसके बाद में COP 24 CMP 14 CMA 3 2018 में होता है, कैटवाइस पोलैंड में ये होता है। उसके बाद में एक अन्य मीटिंग होती है SB 50 के नाम से, जो कि 2019 में होती है, बून जर्मनी में होती है। अब ये SB 50 क्या है, अब देखिए UNFCCC जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उसे दो भागों में बात कर जाता है और इन दो भागों में सब्सिडरी बॉडीज होती हैं किसकी, UNFCCC की। एक सब्सिडरी बॉडीज को क्या बोल दिया जाता है, सब्सिडरी बॉडीज फॉर इंप्लीमेंटेशन, और दूसरी होती है सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजेज। ये बॉडीज यानी इसकी संस्थाएं, UNFCCC की कुछ संस्थाएं मीटिंग करती हैं, उस मीटिंग को SB 50 के नाम से जाना जाता है। 2019 में बून जर्मनी में ये होती है। पुनः COP की मीटिंग होती है COP 25 के रूप में, CMP 15 और CMA 2 इसके साथ साथ में होती है और 2019 में ये होती है और 2019 में मैड्रिड स्पेन में ये संपन्न होती है। नेक्स्ट COP 26 CMP 16 CMA 3 2021 में ग्लासगो UK में होती है। उसके बाद 2022 में COP 27 2022 शर्म el शेख मिस्र में होती है। COP 28 2023 दुबई UAE में प्रस्तावित की गई है। तो ये थी कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग जो कि समय समय पर UNFCCC द्वारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के संदर्भ में क्या की गई। तो इनमें से दो मीटिंग, दो लक्ष्य हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, पहला क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा पेरिस लक्ष्य। आइए दोनों की ही बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। तो जैसा हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल कब बने थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की तीसरी जो मीटिंग हुई थी, कहां पे हुई थी, क्योटो जापान में हुई थी, 1997 में हुई थी। यहां ये नियम बनते हैं और ये नियम क्या करते हैं, सभी देशों को ये कहते हैं कि सभी देश अपनी ग्रीन हाउस गैसें जो वो उत्सर्जित करते हैं, केवल ध्यान रखना केवल CO2 गैस नहीं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैस देश उत्सर्जित करते हैं सभी को अपनी ग्रीन हाउस गैसों की कटौती को क्या करना है, कम करना है। ये बात कही गई किसमें, क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। और उसको कम करने के लिए एक सिद्धांत क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दिया गया और उस सिद्धांत का नाम था CBR, जिसे जाना गया किस नाम से, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी सबकी है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए, लेकिन अलग अलग देशों की जिम्मेदारी क्या होगी, अलग अलग होगी। जिम्मेदारी सबकी होगी लेकिन अलग अलग देशों की जिम्मेदारी अलग अलग होगी। इसके पीछे सिद्धांत क्या था
कि इस मामले में ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में कटौती करने के मामले में विकसित देशों को ज्यादा कदम उठाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा उत्सर्जन उन्हीं के द्वारा किया गया है, तो कटौती भी उन्हीं के द्वारा ज्यादा की जाती है, की जानी चाहिए। यानी जो ज्यादा उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए, उसको कटौती भी ज्यादा करनी चाहिए। इस प्रकार अलग अलग देशों के उत्सर्जन कटौती के टारगेट क्या थे? अलग अलग थे। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, यूएनएफसीसी नॉन बाइंडिंग है, तो क्योटो प्रोटोकॉल भी नॉन बाइंडिंग था, अर्थात किसी देश पर कोई बाध्यता नहीं थी कि कितना उत्सर्जन कम किया जाए, लेकिन लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित किए गए कि उत्सर्जन कटौती की मात्रा सभी देशों के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। तो कटौती सबको करनी है, मात्रा अलग अलग होगी, उसी को क्या कहा गया? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया। और लक्ष्य क्या रखा गया कि विकासशील देशों के लिए लक्ष्य कम होंगे और विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य अधिक रखे गए। विकसित देशों के लिए लक्ष्य क्या रखा गया कि उनको अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती कितनी करनी है? 5.2% कटौती करनी है। और ये 5.2% कब के लेवल से गिनी जाएगी? 1990 के लेवल से। यानी 1990 में जो उनका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन था, उससे भी नीचे के स्तर पर उनको अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेके जाना है। ऐसा किसमें कहा गया? क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया। और निर्धारित क्या किया गया कि 2005 से ये प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा, लेकिन लक्ष्यों की जो प्राप्ति करनी होगी वो, यानी प्रयास तो 2005 से ही चालू हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति की अवधि 2008 से लेकर 2012 रखी गई। किसमें? प्रोटोकॉल में। अब अमेरिका, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा योगदान देता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कटौती में, वो इसे अस्वीकार कर देता है और इस क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं करता। बाद में आगे चल के 2012 में कनाडा भी क्या हो जाता है? हट जाता है इस क्योटो प्रोटोकॉल से। अब जैसा मैंने आपको बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रत्येक देशों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए और इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए कुछ क्या बनाए गए? एनेक्स्चर बनाए गए। क्या बनाए गए? एनेक्स्चर बनाए गए। और कुछ मैकेनिज्म तय की गई कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों में कटौती की जाएगी। जो मैकेनिज्म तय की गई वो क्या थी? कार्बन ट्रेडिंग पहली, दूसरा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, और तीसरा जॉइंट इंप्लीमेंट। आइए एक एक करके तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे मान लो कोई यूनिट 1, ठीक है, ये यूनिट 2, दोनों ही क्या करती है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है, ठीक है। अब तय कितना क्या किया गया? मानक कि 100 टन से ज्यादा उत्सर्जन नहीं करना। अब ये यूनिट 1 है और ये यूनिट 2 है, इसने उत्सर्जन कितना किया? मान लो 80 टन, और इसने कितना किया? 120 टन। अब क्या कर सकता है? अब जिसने 120 टन उत्सर्जन कर दिया, वो अब इस 80 टन से क्या कर सकता है? ट्रेडिंग कर सकता है। यानी ये अपने 20 टन जो इसने कम उत्सर्जन किया है, इसके बदले में इससे फाइनेंशियल सुविधा या ऋण ले सकती है। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहा गया? कार्बन ट्रेडिंग, जिससे कम मात्रा में CO2 उत्सर्जन या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की प्रेरणा मिले सभी को। क्यों? कम उत्सर्जन करेंगे तो वित्तीय सहायता उन्हें मिलेगी। इस प्रकार का प्रावधान रखा गया किसमें? कार्बन ट्रेडिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसमें। दूसरा बताया गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत क्या कहा गया कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों में क्या करें? क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करें। तो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट जब करेंगे तो क्लीन एनर्जी से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं होती। तो जब ये यहां जाके क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब विकसित देश विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा में जब निवेश करेंगे, तो स्वच्छ ऊर्जा या हम कह सकते हैं क्लीन एनर्जी की मात्रा प्रतिशत के रूप में उन देशों में उत्पादन में बढ़ जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वो देश क्या करेंगे? कम करेंगे। इस प्रकार वैश्विक रूप से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा, जिसमें विकसित देशों का इस प्रकार से योगदान रहेगा। तीसरी बताई गई जॉइंट इंप्लीमेंट। जॉइंट इंप्लीमेंट के अंतर्गत क्या करेंगे? विकसित देश एक दूसरे को ही सहायता देंगे ताकि वो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम कर सकें और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सभी देशों में क्या हो सके? कम हो सके। ये 3 मैकेनिज्म। और साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ एनेक्स्चर भी निर्धारित किए गए, और वो एनेक्स्चर या सूची किस प्रकार थी? पहला एनेक्स्चर था एनेक्स 1। एनेक्स 1 में क्या बताया गया? विकसित देशों की सूची बताई गई, उन विकसित देशों की सूची जिनको अपने उत्सर्जन में क्या करनी है? कटौती करनी है। उसके बाद एक था एनेक्स 2, और एनेक्स 2 में विकसित देश
जो क्या करेंगे, विकासशील देशों को सहायता प्रदान करेंगे अपने उत्सर्जन में कटौती के लिए, उनकी सूची दी गई। फिर उसके बाद आता है एनेक्स ए। एनेक्स ए के अंतर्गत क्या बताया गया, 6 ग्रीन हाउस गैसों को बताया गया कि कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है। तो ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल में 7 नहीं, पीछे हमने ग्रीन हाउस गैसों में जब देखा था तो जलवाष्प को भी हमने ग्रीन हाउस गैस में गिना था, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो एनेक्स ए बनाई गई, उस एनेक्स ए में जलवाष्प का नाम नहीं था, 6 ग्रीन हाउस गैसें बताई गई थी। कौन कौन सी, CO2, CH4, N2O, PFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और SF6। उसके बाद एनेक्स बी बताया गया, और एनेक्स बी में बताया गया कि विकसित देश किस प्रकार से क्या करेंगे, कटौती करेंगे, उनकी कटौती का जो लक्ष्य है वो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों में कितनी मात्रा में उनको कटौती करनी है। नॉन एनेक्स कंट्रीज में उन देशों को दिखाया गया जो कि विकासशील देश हैं, और विकसित देश उन विकासशील देशों को सहायता प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार की कुछ बातें क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में COP3 के रूप में होता है, उसमें जलवायु परिवर्तन या यूं कहें ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के संदर्भ में बताई गई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट जो COP देखी थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज देखी थी, वो थी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। 2015 में ये होता है और COP21 के रूप में होता है। इसमें ये निष्कर्ष निकाला गया, ये तय हुआ, ये सहमति बनी कि जो वैश्विक तापमान है यानी ग्लोबल टेम्परेचर, पूरी धरती का जो तापमान है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, और कम करके उसको कितने स्तर तक कम किया जाएगा, 2 डिग्री से लेके 1.5 डिग्री तक कम किया जाएगा। और ये 2 डिग्री और 1.5 डिग्री कम आज के स्तर का नहीं, औद्योगिक क्रांति जब प्रारंभ हुई थी उस समय पृथ्वी का जो तापमान था उसके स्तर से भी तापमान को हो सके तो 2 डिग्री तक, लेकिन 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री तक तो नीचे लेके आना है, इस प्रकार का निर्णय हुआ। और तय किया गया कि ये प्राप्त कब तक किया जाएगा, 2025 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा, यानी 2025 तक पृथ्वी का जो तापमान है उसमें 1.5 से लेके 2 डिग्री तक कमी कर दी जाएगी। और वो भी कब के स्तर से 1.5 से 2 डिग्री कम, औद्योगिक क्रांति जब प्रारंभ हुई थी उससे पहले का जो स्तर था वहां तक इसको लेकर जाएगा। और इसके लिए $100 बिलियन की सहायता की बात की गई, कि वित्तीय सहायता $100 बिलियन की विकसित देश इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, साथ ही साथ प्रत्येक देश को यह भी सलाह दी गई कि प्रत्येक देश स्वयं भी अपने लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के कुछ लक्ष्य रखें। और इस प्रकार की कटौती के लक्ष्यों को क्या कहा गया, NDC, नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स कहा गया, जो कि स्वैच्छिक रूप से प्रत्येक देश को क्या करने थे, अपने देश में ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करके प्राप्त करने थे। साथ ही साथ लक्ष्य प्राप्ति की मापन के लिए, अर्थात कितने तापमान को हम कम कर चुके, इसके मापन के लिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स नाम से एक नया इंडेक्स बनाने की बात कही गई। और यह कहा गया कि ये जो सारी चीजें हैं ये कब लागू होंगी, कब मान्यता प्राप्त कर लेंगी, जब ऐसे देश जो कि जिनका उत्सर्जन में क्या है 55% योगदान है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिन देशों का सम्मिलित रूप से 55% योगदान है, वो देश क्या कर लेंगे, इस पर सहमति बना देंगे। और वो देश कितने, 55 देश जो कि किसकी 55% ग्रीन हाउस गैसों में अपना भागीदारी रखते हैं, वो इस पर सहमति जता देंगे, तब से ये प्रावधान लागू हो जाएंगे। और ऐसा कब हुआ, ऐसे देश जो 55% योगदान रखते हैं उत्सर्जन में, उन्होंने ऐसा सिग्नेचर कब किया, 2016 में। तो 2016 से ये COP21 पेरिस एग्रीमेंट के जो बिंदु हैं वो लागू हो जाते हैं। उसके बाद में अगली इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP होती है, वो होती है COP26 के रूप में। कब होती है ये COP26 के रूप में, ग्लासगो में होती है, यूके यूनाइटेड किंगडम में ग्लासगो नाम की जगह पर ये होती है, 2021 में होती है। और यहां अब नए वैश्विक और नेशनल लक्ष्य रखे गए, किसके लिए, ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करने के लिए और तापमान में कमी करने के लिए। और ये निर्णय किया गया कि वैश्विक ग्लोबल टेम्परेचर को किसी भी सूरत में 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा, 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसके लिए 140 देशों ने यह सहमति जताई कि हम अपना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको शून्य कर देंगे। शून्य करने का लक्ष्य इन्होंने अपने देश के लिए रखा। भारत ने भी लक्ष्य रखा, भारत ने कहा कि 2070 तक हम भी हमारा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसको जीरो कर देंगे। इसीलिए भारत क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में तेजी से क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है।
साथ ही साथ भारत ने ये कहा कि हम कोयले के द्वारा जो बिजली उत्पादित करते हैं, अभी वर्तमान समय में भारत में सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी के रूप में ऊर्जा उत्पादन होता है, यानी थर्मल एनर्जी से बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनती है। भारत ने कहा है कि हम इसको क्या कर देंगे, कम करने की कोशिश करेंगे और समय के साथ इसको कम करते जाएंगे। और साथ ही साथ ये निर्णय हुआ कि 2023 तक $100 बिलियन की सहायता इन सभी प्रक्रियाओं को अंजाम देने के लिए जुटाई जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ प्रयास यूएनएफसीसी के तहत विभिन्न कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत किए गए। तो आज की क्लास में हमने जाना कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके संदर्भ में जो प्रोटोकॉल बने, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, उन सभी के बारे में हमने आज की क्लास में बात की। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।